ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे भाग 11 और भाग 12 के बारे में, जिसमें बताया गया है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध के बारे में। तो संघ एवं राज्यों के मध्य सबसे पहले देखेंगे क्या क्या संबंध होते हैं। तो संघ और राज्यों के मध्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है विधायिक संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध और एक होता है वित्तीय संबंध। यानी कि ये 3 प्रकार के संबंध हैं जो किसी भी राज्य और केंद्र के बीच होता है। केंद्र एक है लेकिन राज्य अनेक हैं, तो केंद्र और राज्यों के मध्य क्या संबंध होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो विधायिक संबंध है इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 तक प्रावधान किए गए हैं, और जो प्रशासनिक संबंध है उससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 256 से 263 तक किए गए हैं। और इसके बाद जो आखिरी है यानी कि वित्तीय संबंध, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं विधायिक संबंध क्या होता है। तो विधायिक संबंध जो होता है वो एक तरह से विधि बनाने के अधिकार को लेकर बात करता है। प्रशासनिक संबंध जो है वो प्रशासन को लेकर बात करता है, और वित्तीय संबंध जो है वो फाइनेंस यानी कि वित्त को लेकर बात करता है। और ये चीज़ें क्या होती हैं हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति यानी कि जो विधायिक शक्ति है या विधायी संबंध है उसका क्या आधार है और कितने प्रकार से ये चीज़ें लागू होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र राज्य विधायी शक्ति का वितरण या फिर विधायी संबंध बोल लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको जो सही लगे विधायी शक्ति लिखना है या विधायी संबंध लिखना है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके जो आधार हैं वो 2 हैं, एक है क्षेत्र के आधार पर और दूसरा है विषय के आधार पर, ठीक है। तो क्षेत्र के आधार पर क्या होगा कि किस क्षेत्र पर किसका कानून लागू होगा इसके बारे में बात करता है क्षेत्र के आधार पर, और विषय के आधार पर यानी कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, यानी कि राज्य के कानून बनाने के क्या क्या विषय हैं और केंद्र के कानून बनाने के क्या क्या विषय हैं इसके बारे में बात करता है विषय के आधार पर। और अगर क्षेत्र की बात करें तो जो केंद्र कानून बनाती है तो वो किन क्षेत्रों पर लागू होगा, और जो राज्य कानून बनाती है तो वो किन क्षेत्रों पर लागू होगा इसके बारे में बात करता है ये दोनों आधार, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्ति का वितरण। तो सबसे पहले अनुच्छेद 245 में ये बताया गया है कि संसद यानी कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण देश पर लागू होगा, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून सिर्फ उस राज्य विशेष पर ही लागू होगा। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो वो जो है देश के हर एक नागरिक पर, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, इवन चाहे वो विदेश में भी रह रहा हो, और अगर उसके पास भारत की नागरिकता है तो जो संसद कानून बनाएगी तो उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो देश में है और जो देश से बाहर है। इसके अलावा अगर राज्य कोई यानी कि जो राज्य विधानसभा है वो कोई कानून बनाती है तो वो जो कानून होगा वो सिर्फ उस राज्य विशेष पर ही रहने वाले लोगों पर लागू होगा और वो किसी और राज्य के लोगों पर नहीं लागू होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 246, और अनुच्छेद 246 में बताया गया है अनुसूची 7 के तहत संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। यानी कि अनुसूची 7 में जो संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया है उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है, उसके बारे में आपको बता दूँ। एक तरफ है सूची, फिर है विधि निर्माण, फिर संविधान में इनकी संख्या कितनी है और वर्तमान समय में ये कितने हैं, ठीक है। और अगर संघ सूची की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा संघ सूची, और संघ सूची के विषय में जो कानून बनाने का अधिकार है यानी कि विधि निर्माण का जो अधिकार है वो केंद्र को है, और संविधान में इनकी संख्या 97 यानी कि 97 है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें एक ऐड किया गया है और अब ये 98 हो गए हैं, ठीक है। दूसरा है राज्य सूची, तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को है, और संविधान में इनकी संख्या है 66, लेकिन इन वर्तमान संख्या इनकी 56 है, यानी कि इनमें से 10 कम कर दिए गए हैं। इसके बाद है तीसरी सूची जो कि संवर्ती सूची है, और ये एक ऐसी सूची है जिस पर जो विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है, और इनमें जो संविधान में संख्या दी गई थी वो है 47, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 52 यानी कि 52 है।
यानी कि इनमें बदलाव किया जा सकता है और इनमें जो बदलाव करने की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। इसके बाद है अनुच्छेद 248 और इसमें बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। और अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्ति होती है या ऐसे विषय होते हैं जो कि ना तो केंद्र सूची, ना राज्य सूची और ना ही समवर्ती सूची में बताई गई हैं। ठीक है ना। तो ऐसे विषय जिनका वर्णन ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तो इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है। तो अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों से है जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए साइबर क्राइम। तो मैंने बताया आपको कि अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो कि किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है, ना तो वो राज्य सूची में है, ना केंद्र सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। तो ऐसे जो विषय हैं या ऐसे विषय जो सरकार के सामने आते हैं तो उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। और इसका एक उदाहरण जो है वो है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से संबंधित जो मुद्दे हैं वो ना तो केंद्र सूची में बताए गए हैं, ना समवर्ती सूची में बताए गए हैं और ना ही राज्य सूची में बताए गए हैं। इसलिए इस विषय पर जो भी कानून बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी, यानी कि केंद्र बनाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 249 और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि अगर कभी ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है कि उसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सूची से संबंधित हैं लेकिन उसमें एक तरह से राष्ट्रहित का भी मुद्दा शामिल है, तो फिर इस विषय पर जो है राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा और ये अधिकार जो है वो अल्टीमेटली केंद्र के पास पहुंच जाएगा और उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होगा, यानी कि संसद को होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 250 और इसमें बताया गया है कि आपातकालीन परिस्थिति में राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि अगर कभी देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू होता है तो उस विषय पर यानी कि उस वक्त पर जो राज्य सूची के विषय होंगे उस पर भी कानून जो बनाने का अधिकार है वो राज्य से छीन लिया जाएगा और वो संसद के पास आ जाएगा, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में राज्य की जो कार्यपालिका है वो पूरी तरह से कार्यरत नहीं होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 252 और इसमें बताया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक ही कानून बनाना चाहते हैं और वो मिलकर केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने पर सहमत होते हैं या सिफारिश करते हैं तो केंद्र द्वारा इस संदर्भ में कानून बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाता है और बाद में ये दोनों चाहते हैं कि ठीक है इस मुद्दे के संबंध में एक ही कानून बनाया जाए, और ये अगर केंद्र से सिफारिश करते हैं कि इस मुद्दे पर आप कानून बनाइए और आपका जो कानून होगा वो हम मानेंगे, उस पर हमारी किसी प्रकार की असहमति नहीं होगी, तो ऐसे मुद्दों पर जो है केंद्र कानून बना सकती है दोनों राज्यों की सिफारिश करने पर। एंड देन इसके बाद है अनुच्छेद 253 और इसमें बताया गया है कि समझौते, संधियां एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कानून, ये जो कानून होते हैं उनके भी संसद द्वारा बनाए जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि गुजरात राज्य हो गया या पंजाब राज्य हो गया तो इनकी जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से मिलती हैं, तो अगर पाकिस्तान से दोनों राज्यों के बीच कोई समझौता होता है तो ये समझौता का जो अधिकार है वो राज्य के पास नहीं रहेगा बल्कि वो संसद के पास होगा और उससे संबंधित जो कानून होंगे वो भी संसद के पास होंगे। संधियाँ होती हैं अगर कोई भी या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कोई मुद्दा उभर के सामने आता है तो इन सारे जो बिंदु हैं या विषय हैं इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा, भले ही वो जगह जो है किसी केंद्र के नियंत्रण में आती हो।
इसके बाद है अनुच्छेद 254 और इसमें बताया गया है यदि समवर्ती सूची के विषय में राज्य एवं केंद्र के कानून के मध्य कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। और समवर्ती सूची क्या होती है? तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसपे जो विषय या जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ने एक ही विषय पर कानून बनाया, ठीक है, यानी कि इसने अगर कृषि के संबंध में कोई कानून बनाया और केंद्र ने भी कोई कानून कृषि के संबंध में बनाया है और दोनों के जो विषय हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इस स्थिति में राज्य का कानून मान्य नहीं होगा और जो केंद्र का कानून है वो मान्य होगा। इसके बाद जो दूसरा संबंध है वो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और इसके भी दो आधार हैं, एक है क्षेत्र के आधार पर, एक है विषय के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर अगर प्रशासनिक शक्ति का वितरण की बात करें तो जो संघ की प्रशासनिक शक्ति है उसका विस्तार पूरे भारत पर होगा और जो राज्य की प्रशासनिक शक्ति है उसका विस्तार उस राज्य विशेष के क्षेत्र तक ही सीमित होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो प्रशासनिक कार्य हैं, फॉर एग्जांपल के लिए प्रशासनिक जो तंत्र हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पुलिस हो गई, ठीक है, तो राज्य में जो पुलिस का पावर है वो उस राज्य तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर बात करें हम सीबीआई की, तो जो सीबीआई है वो संपूर्ण भारत पर कार्य कर सकती है और इसकी जो प्रशासनिक शक्ति है वो केंद्र के पास है। तो ये जो सीबीआई है वो प्रशासनिक शक्ति जो है वो केंद्र की है और जो पुलिस है वो राज्य की है। यानी कि प्रशासन के मामले में भी केंद्र ही आगे माना जाएगा और जो राज्य के विषय हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए माने जाएंगे। इसके बाद इसी में दूसरा है विषय के आधार पर प्रशासनिक शक्ति का वितरण। अभी हम लोगों ने देखा क्षेत्र के आधार पर, अब देख रहे हैं विषय के आधार पर। तो इसमें बताया गया है संघ सूची के विषय के प्रशासन केंद्र के अधिकारी करते हैं, यानी कि जो संघ सूची है उसमें जो विषय हैं और उससे संबंधित जो प्रशासन है उसका जो अधिकारी होता है वो केंद्र के होते हैं। यानी कि जो संघ सूची है वो ऑब्वियस सी बात है केंद्र की ही है, यानी कि केंद्र के पास ही शक्ति है उसके संबंधित कानून बनाने की, तो अधिकारी भी जो होंगे वो संघ के यानी कि केंद्र के ही होंगे। लेकिन जबकि राज्य सूची के विषय के प्रशासन राज्य के अधिकारी करते हैं। ठीक है, तो जो राज्य सूची के विषय हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान यानी प्रशासन है वो राज्य के अधिकारी करते हैं और जो संघ सूची के विषय के संबंध में प्रशासन है वो जो है वो केंद्र के अधिकारी करते हैं। तथा समवर्ती सूची के विषय का प्रशासन राज्य के द्वारा किया जाता है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो समवर्ती सूची के विषय में प्रशासनिक मुद्दे हैं या प्रशासनिक विषय हैं तो उनका जो प्रशासन है वो राज्य के अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा और इसमें केंद्र जो है उसका कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 256 और इसमें बताया गया है एक राज्य केंद्र की कार्यपालिका को प्रभावित किए बिना ही अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि एक राज्य जो है वो आवश्यक नहीं है कि केंद्र की कार्यपालिका को प्रभावित करे ही और उसके बाद अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य जो है अपना जो विषय है उसको स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए अपनी कार्यपालिका शक्ति को यूज और उसका विस्तार कर सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 257 और इसमें बताया गया है राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण का प्रावधान। यानी कि जो राज्य हैं वो पूरी रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि अगर राज्य जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो इसके ऊपर एक केंद्र है जो इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, यानी कि राज्य जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसके बाद है अनुच्छेद 258 और इसमें बताया गया है संघ राज्य को कोई कार्य सौंप सकता है। यानी कि जो केंद्र है वो राज्य को कभी भी कोई कार्य को सौंप सकता है और राज्य जो है इसके लिए मना नहीं करेगा। और ये कार्य जो है किस तरह से सौंपता है? सबसे पहली जो है अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज,
एक हो जाएगा गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि जो राज्यों में राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है वो केंद्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। इसके बाद है नदी जल विवाद समितियाँ, यानी कि अगर किन्हीं दो राज्यों के मध्य नदी के जल को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो फिर जो केंद्र है वो उस पर निर्णय देगी, एक समिति बनाएगी, और उस समिति के जो भी रिपोर्ट होंगे उनके आधार पर केंद्र जो है वो निर्णय लेगा। तो इस प्रकार से जो है केंद्र जो है राज्यों पर नियंत्रण रखता है और उनको कार्य भी सौंप सकता है। इसके बाद है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए कार्य या निर्देश को मानने से इनकार करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो केंद्र है वो राज्यों को कार्य दे सकता है, लेकिन अगर राज्य जो है वो केंद्र के द्वारा दिए गए कार्य को या निर्देश को मानने से इनकार करता है तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो अनुच्छेद 365 में एक पावर है जिसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, उसको यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। अगर कोई राज्य केंद्र की बातों को यानी कि उसके निर्देशों को मानने से इनकार करता है तो यहाँ पर जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजेगा कि जो राज्य का प्रशासन है वो संवैधानिक तरीकों से नहीं चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर राष्ट्रपति के पास ये ऑप्शन है कि वो उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा दे और वहाँ पर केंद्र का जो शासन है वो चालू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो राज्य है वो केंद्र द्वारा दिए गए कार्यों को लेने से मना नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि राज्य जो है वो केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों या कार्यों को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य है और वो उसके लिए डिनाई यानी कि इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के तहत विभिन्न प्रकार के लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत 3 प्रकार की सेवाएं हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा है केंद्रीय सेवाएं यानी कि सेंट्रल सर्विसेज, और तीसरा है प्रांतीय सेवाएं यानी कि स्टेट सर्विसेज। तो ये कुछ सेवाएं हैं जिसके तहत प्रशासन किया जाता है। इसके बाद तीसरा है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा देख लिया। सबसे पहला क्या था, विधायी संबंध, दूसरा था प्रशासनिक संबंध, और अब ये तीसरा है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध कैसे होते हैं उसके बारे में। तो जो वित्त है, वित्त क्या होता है, मनी यानी कि जो फाइनेंस होते हैं वो केंद्र को यानी कि सरकार को कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो केंद्र का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है वो होता है टैक्स, और टैक्स से जो पैसे मिलते हैं वो केंद्र अपने पास रखता है और उनमें से हर राज्य का कुछ हिस्सा होता है जो उनको आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो सरकार को वित्त मुख्य रूप से करों से प्राप्त होता है। ओके, तो जो सरकार का मुख्य रूप से इनकम का सोर्स है वो टैक्स है यानी कि कर। इसके बाद है अनुच्छेद 226 और इसमें बताया गया है भारत की संचित निधि। और भारत की संचित निधि जो है वो एक ऐसी निधि है, यह एक ऐसा कोष है, इसे आप खजाना ही बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा खजाना है सरकार का जिससे धन निकासी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। यानी कि यहाँ पर संसद के पास एक खजाना है जिससे आवश्यकता पड़ने पर सरकार जो है वो धन निकाल सकती है, और जो सरकार की इनकम होती है वो सारी इनकम जो है इसी में आती है। तो यहाँ पर जो है सरकार का एक कोष है जिससे आवश्यकता पड़ने पर केंद्र यानी कि संसद जो है धन की निकासी करती है, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। इसके बाद है अनुच्छेद 267 जिसमें बताया गया है भारत की आकस्मिक निधि की। तो ये दूसरा खजाना है जिससे सरकार का जो पैसा निकालने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। यहाँ पर संसद का ज़्यादा रोल नहीं है, और यहाँ से जो धन निकालने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो ये दो जो है सरकार के खजाने हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 280 और इसमें बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। और वित्त आयोग क्या है, प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो जो वित्त आयोग है वो प्रत्येक 5 वर्षों में यानी कि जब भी सरकार का या नई सरकार का गठन होगा तब राष्ट्रपति जो है एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और इनमें 4 सदस्य होते हैं।
वित्त आयोग के कार्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहला कार्य इसका ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त, इसको आप सुधार लीजिए, कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे में सलाह देना। यानी कि जो वित्त आयोग है तो जो उसको यानी कि जो केंद्र को इनकम होगी, यानी कि जो टैक्स से या अन्य स्रोतों से जो भी केंद्र की इनकम होगी, तो राजस्व जो है वो राज्यों के बीच कैसे बंटवारा होगा, कितना बंटवारा होगा, उसके बारे में जो है वो सरकार को सलाह देने का जो कार्य है वो वित्त आयोग का है। इसके बाद दूसरा है केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के बारे में परामर्श देना। यानी कि केंद्र जो है समय समय पर राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता अनुदान देता है, जिसके बारे में वित्त आयोग जो है उसको परामर्श दे सकती है। इसके बाद तीसरा कार्य है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर अन्य कार्य करना। अन्य कार्य करना एक्चुअली क्या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा और यहाँ पे मैंने जो लिख दिया है वो आप उसको सुधार लीजिए, वो कार्य है। ओके। इसके बाद चौथा है 73वें संविधान संशोधन। पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि के वृद्धि में सुझाव देना। यानी कि जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया था, तो उनके जो वित्तीय हित हैं उनको भी पूरा करना होता है, तो इसके बारे में भी जो वित्त आयोग है वो केंद्र को सलाह या सुझाव दे सकता है। इसके बाद पांचवा कार्य है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिकाओं का गठन किया गया है उनके जो वित्तीय स्रोत हैं, ओके, तो ये है स्रोत, तो इनके जो वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के सुझाव देना। तो जो नगर पालिका और पंचायत हैं उनके वित्तीय हितों को किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसके बारे में भी सलाह जो देने का अधिकार है वो वित्त आयोग को है। और सबसे आखिरी में लिख लीजिए नोट डाल के कि जो वित्त आयोग है वो एक परामर्शदात्री संस्था है। यानी कि ये क्या है, एक सलाहकारी संस्था है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ सलाह देना है, और सरकार जो है इसकी सलाह जो है मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है सरकार पर। तो ये था केंद्र और राज्यों से संबंधित कुछ प्रावधान जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।